पतंजलि आयुर्वेदा इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। 2006 में इस ब्रांड की शुरुआत हुई थी और आज पतंजलि की नेटवर्थ लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा है। आज पतंजलि ही नहीं, आयुर्वेदा का पूरा इकोसिस्टम काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और पतंजलि की सक्सेस स्टोरी के जय और वीरू बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित एक ऐसा नाम जो आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस आज भी काफी ज्यादा देखी जाती हैं। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन, ट्रीटमेंट्स और बड़ी कंपनियों के गलत काम को एक्सपोज करने के लिए मशहूर थे। राजीव दीक्षित ने 21वीं सदी की शुरुआत में भारत में मल्टीनेशनल कंपनीज पर क्वेश्चन मार्क लगाया था। राजीव दीक्षित ने पेप्सी और कोक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स को पेस्टिसाइड्स और टॉयलेट क्लीनर बताया था। वो शख्स राजीव दीक्षित ही थे जिन्होंने स्विस बैंक में भारत के ब्लैक मनी का मुद्दा उठाया था। राजीव दीक्षित ने ही सरकार से पूछा था कि जब 1947 में $1 के बराबर था तो फिर रुपए और डॉलर में इतना फर्क कैसे हो गया। कोलगेट और पेप्सोडेंट जैसे टूथपेस्ट को बच्चों से दूर रखने की बात भी इन्होंने ही की थी। आपने बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि हमारे जमाने में सब कुछ देसी था और राजीव दीक्षित ने उसी सिंप्लिसिटी और आयुर्वेदा को वापस लाने का सपना देखा था। बाबा रामदेव पूरे देश में योगा को पहुंचा रहे थे, वहीं दूसरी ओर राजीव दीक्षित भारतीयों को स्वदेशी चीजों को अपनाने की बात करते थे। ये बात उस वक्त की है जब सोशल मीडिया और इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। जब राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव ने मिलकर स्वदेशी और योगा को एक साथ मिलाने का सोचा तो यहाँ से भारत स्वाभिमान की शुरुआत हुई। ये आंदोलन इतना बड़ा और सफल रहा कि 2009 में इन्होंने आने वाले 2014 के इलेक्शंस में अपनी ही पार्टी बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन उनका ये सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। वहीं उनके सपोर्टर्स ने देखा था कि मरने के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था, उनके मुंह से भी कुछ लिक्विड बाहर आया था। इसलिए लोगों के अंदर इस नॉर्मल डेथ को लेकर क्वेश्चंस उठने लगे। कुछ लोगों ने बाबा रामदेव के ऊपर आरोप लगाए और कुछ लोगों ने कहा कि सरकार ने राजीव दीक्षित को रास्ते से हटा दिया था। राजीव दीक्षित लगभग हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के पीछे पड़े हुए थे, तो शक की सुई उनके ऊपर भी थी। राजीव दीक्षित ने अपनी स्पीच में कई बार कहा था कि वो कभी हॉस्पिटल नहीं गए और ना ही उन्हें कोई बीमारी थी। मैं पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई मैंने, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया। सबसे बड़ी बात, वो कौन था जिसने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और क्यों बाबा रामदेव के कुछ गलत स्टेटमेंट्स इन्वेस्टिगेशन को उनकी तरफ ले जाते हैं। आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके जोरदार कत्ल ध्वनियों के बीच में मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राजीव भाई जी को। शुरुआत 30 नवंबर 1967 को यूपी के अलीगढ़ से हुई, जब राधेश्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमारी के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम राजीव रखा गया। राजीव बचपन से ही बहुत होशियार थे और उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। वो अपनी पॉकेट मनी का बहुत बड़ा हिस्सा बुक्स और मैगजीन्स को खरीदने में लगाया करते थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई फिरोजाबाद से हुई और इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद के कॉलेज से अपनी बीटेक पूरी की। जब वो अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। बात 1984 की है, जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में केमिकल लीक हो जाता है। इसकी वजह से हजारों लोग मारे गए थे। इस ट्रेजेडी ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और इसके बावजूद यूनियन कार्बाइड से सिर्फ एक पेनल्टी अमाउंट लेकर उसे रिहा कर दिया था। इस इंसिडेंट को देखकर राजीव चुप नहीं बैठे। उनके अंदर सरकार और देश को लेकर क्वेश्चंस उठने लगे थे। वो विदेशी कंपनियों के खिलाफ थे जो यहाँ पर पैसों के दम पर मनमानी कर रही थी। साथ ही वो शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों के बारे में भी पढ़ रहे थे। उनकी बदलती सोच ने 1992 में एक ट्रस्ट की नींव रखी जिसका नाम था आजादी बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन को महाराष्ट्र के वर्धा से शुरू किया गया था। वो फॉरेन मल्टीनेशनल्स, वेस्टर्न कल्चर और इंडियन इकोनॉमी को टारगेट कर रहे थे। वो जानते थे कि हर मल्टीनेशनल कंपनी भारत को गुलाम बना रही थी। वो 90 के दशक के ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के खिलाफ थे। उनका कहना था कि अंग्रेजों ने हमारे देश को ऑलरेडी इतना लूट लिया है, तो अब आजादी के बाद भी हमें किसी विदेशी कंपनी की क्या जरूरत है। भारत आज भी गुलाम ही है, बस फर्क
इतना है कि पहले अंग्रेज हमारे मास्टर थे और अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज हमें गुलाम बनाकर लूट रही है। राजीव दीक्षित का मानना था कि भारत का महान इतिहास, हमारे वेद, हमारा आयुर्वेदा, ये सब मिलकर हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। तो हमें वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करने की क्या जरूरत है? हमारे अपने देश में ही इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिन्हें खुद रोजगार चाहिए। बाहर की कंपनी यहाँ से जो भी कमाती है वो सब यहाँ से बाहर चला जाता है। वो अपनी बात को देश के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें जब भी मौका मिलता वो अपनी बात रखकर लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रहे थे। उनका बोलने का अंदाज बिल्कुल आसान और प्रभावशाली था, जिससे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी उनकी बातों को सुनते भी थे और उन्हें राजीव दीक्षित की बातें समझ भी आती थी। यही कारण था कि वो लोगों के बीच बहुत फेमस होने लगे थे। राजीव दीक्षित उन बातों को सभी के सामने रख रहे थे जो हमारे सामने तो थी, लेकिन हम लोग उन मुद्दों की परवाह नहीं करते थे। राजीव दीक्षित फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अपनी बात रखते थे, जिससे लोगों का ट्रस्ट उन पर बढ़ता जा रहा था। उनके भाषण सीडी में रिकॉर्ड करके देश के हर हिस्से में बेचे जा रहे थे। 2004 तक राजीव दीक्षित एक बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव योगा से लोगों को जागरूक करने में सफल हो रहे थे। बाबा रामदेव जब राजीव दीक्षित से मिले तो उन्हें एहसास हो गया कि अगर योगा से आगे भी कुछ करना है तो राजीव दीक्षित जैसे टैलेंट को साथ रखना जरूरी था। इसके बाद दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। राजीव दीक्षित ने जो मुद्दे 2005 के बाद उठाए थे उनमें बहुत से कानून उनके मरने के बाद लाए गए, जैसे 2014 में आयुष मिनिस्ट्री का बनना, करप्शन के खिलाफ लोकपाल बिल का आना और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम का चलना। बल्कि ब्लैक मनी का मुद्दा इतना बड़ा हो गया था कि 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया गया। 2007 तक बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित की जोड़ी हिट होने लगी थी। उन दोनों ने एक साथ योग शिविर लगाना शुरू किया। आस्था जैसा मीडिया प्लेटफॉर्म और राजीव दीक्षित के आंकड़े, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन लोगों को पसंद आ रहा था। बाबा रामदेव ट्रेडिशनल कल्चर को प्रमोट कर रहे थे और राजीव दीक्षित देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। धीरे धीरे राजीव दीक्षित की पर्सनालिटी बाबा रामदेव से ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। वो जब भी बाबा रामदेव के साथ स्टेज पर बैठते तो जनता का मेन फोकस बाबा रामदेव से ज्यादा राजीव दीक्षित की बातों पर होता था। माना जाता है कि बाबा रामदेव के पुराने साथी बालकृष्ण और उनके भाई राजीव दीक्षित को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। शायद इसका कारण ये भी था कि दोनों को ही आयुर्वेदा की काफी अच्छी नॉलेज थी और जब एक जैसे दो दिमाग कभी एक साथ होते हैं तो मनमुटाव होना कोई बड़ी बात नहीं। साल 2010 में बाबा रामदेव ने भारत स्वाभिमान नाम की पार्टी बना ली। राजीव दीक्षित भी इस पार्टी का हिस्सा बन गए थे। इसीलिए पार्टी के प्रचार के लिए वो देश के बहुत से हिस्सों में घूम रहे थे। वो लोगों को एक नए राजनीतिक विकल्प के बारे में बता रहे थे। बाबा रामदेव की स्टेटमेंट्स और आने वाले इलेक्शंस में पूरी तैयारी के साथ उतरना उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बता रहा था। क्योंकि मरने के बाद राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनकी मौत नॉर्मल तरीके से हुई थी या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी चाल थी। इसीलिए उनकी मौत के पहले क्या क्या हुआ था इस पर नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है। नवंबर 2010 तक राजीव दीक्षित ने पार्टी के प्रचार के लिए देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी कवर कर लिया था। इसी दौरान वो 29 नवंबर 2010 के दिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में थे। उन्हें सुबह बेमेतरा तहसील में एक जनसभा करनी थी और उसके बाद उन्हें शाम को दुर्ग निकलना था। लेकिन जब वो बेमेतरा से दुर्ग जा रहे थे तो बीच रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। राजीव दीक्षित के साथ उस वक्त स्टेट इंचार्ज आचार्य दयासागर थे, जिन्होंने देखा कि राजीव दीक्षित को काफी ज्यादा पसीना आ रहा था। इसीलिए वो उन्हें रेस्ट कराने के लिए दुर्ग के एक आश्रम में ले जाते हैं। राजीव दीक्षित वॉशरूम जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक जब वो बाहर नहीं आते तो दरवाजा तोड़ दिया जाता है। तो देखा गया वो बेहोशी से जमीन पर लेटे हुए थे और पसीने से भीग चुके थे। जल्दी ही उन्हें उठाकर एक कमरे में सुलाया जाता है। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उनसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहा जाता है, लेकिन उन्होंने एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अगर नजदीकी कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है तो वो चलने के लिए तैयार थे, लेकिन वो किसी भी एलोपैथिक हॉस्पिटल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उनके नजदीक एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल था, वहां जाने के लिए उन्होंने हाँ भी कर दी। उन्हें चेकअप के बाद कुछ दवाइयां दी गई, लेकिन उनकी तबीयत अभी भी खराब ही थी। इसलिए उन्हें भिलाई के अपोलो BSR हॉस्पिटल ले जाया जाता, लेकिन वहां भी राजीव की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। 30 नवंबर की सुबह 2 बजे डॉक्टर्स उनकी मौत की खबर देते हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। ये वो कहानी है जो हमें इंटरनेट और कागजों में देखने को मिलती है, लेकिन इस नॉर्मल स्टोरी में बहुत से लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी हैं। अपोलो जैसे बड़े हॉस्पिटल में बिना पोस्टमार्टम के ही हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया गया था, बल्कि पोस्टमार्टम तो बहुत ही नॉर्मल केसेस में वैसे भी होता ही है, और जब इतना बड़ा हॉस्पिटल ऐसी गलती करे तो सवाल उठना भी चाहिए। इसके बाद सबसे जरूरी क्वेश्चन ये है कि उनकी डेड बॉडी को उनके घर ना ले जाकर हरिद्वार में बाबा रामदेव के आश्रम क्यों ले जाया गया। कहा जाता है राजीव दीक्षित के परिवार से बाबा रामदेव ने फोन पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि अंतिम संस्कार हरिद्वार में गंगा किनारे होना चाहिए।
आई और वहां से आने के लिए बाबा रामदेव ने उनके लिए चार्टर्ड प्लेन भी भेजा था। राजीव दीक्षित को पतंजलि योगपीठ में जब अंतिम दर्शन के लिए रखा गया तो उनके सपोर्टर्स ने देखा कि राजीव दीक्षित का शरीर बिल्कुल नीला पड़ गया था, उनके मुंह से कुछ लिक्विड भी बाहर आ रहा था। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे कि कहीं ये मौत किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ ताशकंद में हुआ था। जब लोगों के बीच बात बढ़ने लगी थी, वो पोस्टमार्टम करवाने की मांग करने लगे। इसी बीच मदन दुबे ने ऊंची आवाज में पोस्टमार्टम करवाने की बात रखी। मदन दुबे राजीव दीक्षित के साथ आजादी बचाओ आंदोलन के दौरान जुड़े थे। उसके बाद दोनों एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन भीड़ में एक आवाज बनना आसान नहीं था। इसीलिए जो लोग चाहते थे कि राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम होना चाहिए, मदन दुबे ने एक लेटर पर उन लोगों के सिग्नेचर लेना शुरू किया। जब मदन दुबे और उनके साथी बाबा रामदेव से मिलने जाते हैं तो बाबा रामदेव अपने कमरे से 2 घंटे तक बाहर ही नहीं निकलते। मदन दुबे ने जब ये वार्निंग दी कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक राजीव दीक्षित का अंतिम संस्कार भी नहीं होगा, और इस फेवर में 50 से ज्यादा लोग उनके साथ हैं। कुछ देर बाद बाबा रामदेव के गार्ड्स उन्हें अंदर भेजते हैं। बाबा से जब उन्होंने पोस्टमार्टम की बात की तो बाबा रामदेव का ये कहना था कि जब ये एक नेचुरल डेथ है तो पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है। दोनों के बीच 1 घंटे तक बातचीत चलती है और ये डिसाइड होता है कि लोगों से पहले वो खुद पूछेंगे और उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। अभी तक इस कहानी में जो भी डिसीजन राजीव दीक्षित के परिवार वालों को लेना था वो क्यों बाबा रामदेव पर छोड़ दिया गया था, जबकि इस समय सबसे पहला अधिकार उनके परिवार वालों का था। इससे पहले मदन दुबे और उनके साथी वहां पहुंचते, बाबा रामदेव लोगों के पास हिंदू संस्कारों का बखान करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे थे कि सनातन धर्म में पोस्टमार्टम करना सही नहीं है, जिसे जाना था वो चला गया, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। उनके हिसाब से ये सिर्फ एक नॉर्मल डेथ थी। इससे पहले लोग अपनी आवाज उठाते, बाबा रामदेव ने अंतिम संस्कार को चलने को कहा, जबकि इसमें अभी कुछ घंटे बाकी थे। मदन दुबे राजीव दीक्षित के परिवार वालों से पोस्टमार्टम की बात करते हैं, लेकिन उनका जवाब था कि जैसा बाबा रामदेव ने कहा है फिलहाल वही सही होगा। बाबा रामदेव का पोस्टमार्टम के लिए मना करना एक ऐसा डिसीजन था जिस वजह से उन्हें आज तक इस केस में इन्वॉल्व किया जाता है, और इसमें वो अकेले नहीं है। ऐसी शायद ही कोई एमएनसी होगी जिससे राजीव दीक्षित ने टारगेट ना किया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि राजीव दीक्षित को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये किसी बड़ी कंपनी की कॉन्स्पिरेसी हो। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि राजीव दीक्षित ने जो ब्लैक मनी और स्विस बैंक का मुद्दा उठाया था वो इनकी हर स्पीच का पार्ट रहता था। कहीं सरकार के खिलाफ जाकर राजीव दीक्षित को अपनी जान तो नहीं गंवानी पड़ी। आपको क्या लगता है कि राजीव दीक्षित की मौत नॉर्मल थी या फिर इसके पीछे सोची समझी चाल थी? कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है कि बाबा रामदेव ने अपनी ओर से सही बातें की हों और ये एक नॉर्मल डेथ ही थी, लेकिन सवाल एक बार फिर वही उठता है कि अगर पोस्टमार्टम हो जाता तो इसे एक नॉर्मल डेथ भी मान लिया जाता, और अगर ये कॉन्स्पिरेसी थी तो इन्वेस्टिगेशन से आरोपियों को सबके सामने लाया जा सकता।